वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गुमनाम नाइट पर, जहां हर रात एक नई दास्तान जन्म लेती है, कभी सच्चाई के अंधेरे से तो कभी इंसान के डर से। और हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां एक बार जाने वाला लौट कर नहीं आता। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची घटना, काली घाटी की वो खदान जहां रातें बोलती हैं और सन्नाटा जिंदा है। ये कहानी है सुनील की, जो अपने दोस्तों के साथ उस खदान में गया था, लेकिन वापस आया तो इंसान नहीं, कुछ और बन चुका था। तो तैयार हो जाइए, लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक सच्ची डरावनी कहानी, काली घाटी का श्राप। अगर आप हॉरर कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी वाला आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां मैं लेकर आता रहता हूं हर हफ्ते, सिर्फ आपके लिए गुमनाम नाइट पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो रात है जिसने मेरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया। पहले जब मैं कैमरे के पीछे मुस्कुराता था, और बाद में जब मुझे हर रात कोयले की गंध और किसी के रोने की आवाज सताती है। हम तीनों, मैं, करण और विशाल, एक YouTube चैनल चलाते थे। घोस्ट ट्रैकर्स इंडिया नाम था हमारा, और हमें लगता था कि डर को कैद करना हमारा हुनर है। लेकिन उस रात काली घाटी की खदान में जो हुआ, उसने हमें सिखाया कि कुछ जगहों को इंसान की जिज्ञासा नहीं, श्रद्धा चाहिए होती है। सब कुछ उस गुरुवार से शुरू हुआ जब हम झरिया के पास उस बंद पड़ी कोयला खदान की ओर रवाना हुए। रास्ता सूना था, चारों ओर धुएं और राख की गंध थी। गाड़ियों की लाइट धूल में घुल रही थी और हवा में अजीब सी घुटन थी। गांव पहुंचते ही एक बूढ़ी औरत हमारे पास आई। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखों में डर की परत। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मत जाना उस खदान में, वो जिंदा नहीं है अब, वो भूखी है। हर गुरुवार को किसी को खींच लेती है। करण हंस पड़ा। माँ जी, हम यूट्यूबर हैं, हम डर दिखाते नहीं, डराते हैं। उस औरत की आंखें नम हो गईं। उसने बस इतना कहा, फिर जब वो बुलाए, भागना मत, वो वहीं रोक लेगी। हम हंसते हुए आगे बढ़ गए, ये सोचकर कि ऐसी बातें तो हर डरावनी जगह के साथ जुड़ी होती हैं। पर उस औरत के शब्द जैसे मेरे दिमाग में चिपक गए थे। जब हम खदान पहुंचे तो आसमान धूसर था। सामने एक पुराना लोहे का गेट था, जिस पर जंग की परत मोटी होकर जमा थी। गेट पर लिखा था, प्रवेश वर्जित, खतरा। नीचे मिट्टी में आधे मिटे हुए लाल अक्षर थे, जैसे किसी ने बहुत पहले लिखा हो, यहां मौत अभी भी काम करती है। करण ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम हैं झरिया की काली घाटी में, जहां 20 साल पहले 12 मजदूर जिंदा जल गए थे। आज हम यहीं रात बिताने वाले हैं। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। विशाल ने बोल्ट कट्टर निकाला और चेन को काटते ही एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे किसी ने अंदर से चीख मारी हो। मैंने इसे अपनी कल्पना समझकर टाल दिया। गेट जैसे ही खुला, एक सड़ी हुई नम हवा का झोंका हमारे चेहरों पर पड़ा। गंध इतनी भयानक थी कि लगा जैसे कोई पुराना शव सड़ रहा हो। अंदर झांकते ही लगा मानो अंधेरा जिंदा हो। वो हिल नहीं रहा था, बल्कि सांस ले रहा था। हमने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी 2 कदम से ज्यादा नहीं जा पाई। करण ने कहा, चलो, ये हमारा सबसे पागलपन वाला वीडियो होगा। और हम अंदर बढ़ गए। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे, हवा और भारी होती जा रही थी। बाहर की सारी आवाजें गायब थीं। बस हमारे कदमों की गूंज थी और कहीं दूर से टपकते पानी की आवाज, टप टप टप। मुझे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें हमें देख रही हों। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की थरथराती किरणें थीं। लगभग 50 कदम अंदर आने के बाद करण रुक गया। उसने दीवार पर रोशनी डाली। वहां एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे, कोयले की धूल में साफ उभरे हुए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विशाल हंसते हुए बोला, अरे कोई जानवर होगा, लेकिन उसके चेहरे पर भी घबराहट झलक रही थी। मैंने कहा, यहां बच्चे कैसे आएंगे? करण ने कैमरे में झूम किया। दोस्तों, ये देखो, बच्ची के पैरों के निशान। शायद किसी की आत्मा अब भी यहां घूमती है।
उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वह खुद को बहला रहा हो। हमने खुद को समझाया कि यह सिर्फ भ्रम है और आगे बढ़े, पर अंधेरा अब हमें निगलता जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर एक टूटा हुआ वैगन पड़ा था जो आधा पलटा हुआ था। उसकी लोहे की चादरें जंग खा चुकी थीं। करण ने कैमरा उस पर फोकस किया। ये वही वैगन है जिसमें मजदूर फंसे थे। तभी अंदर से खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई भारी चीज सरक रही हो। हम तीनों ठिठक गए, टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, सिर्फ धूल और अंधेरा। लेकिन आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा साफ, सर्र सर्र। मैंने करण को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। विशाल ने कहा, शायद कोई चूहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। मैं खदान की दीवार के पास गया, कान लगाया और मुझे लगा जैसे कोई बहुत दूर से खांस रहा हो। बहुत धीमी, बहुत थकी हुई आवाज, जैसे किसी के फेफड़े राख बन चुके हों। मैंने तुरंत सिर हटा लिया। तभी हमारे पीछे से कदमों की आवाज आई। 3 कदम, बहुत धीमे। हम सब घूमे, लेकिन पीछे सिर्फ घना अंधेरा था। कौन है? विशाल चिल्लाया। जवाब में गूंज आई, कौन है? है। और फिर सन्नाटा। करण बोला, चलो यार, गूंज होगी। लेकिन तभी ऊपर से आवाज आई, खड़खड़ाहट, पत्थरों के गिरने की आवाज। हमने टॉर्च ऊपर की ओर की, लेकिन छत पर कुछ नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई हमारी छाया के ऊपर चल रहा हो। मैंने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन रास्ता अब अजीब लग रहा था, जैसे वो खुद बदल रहा हो। हर मोड़ एक जैसा दिखता, हर सुरंग पिछले से मिलती जुलती। आगे बढ़ते हुए हम एक बड़े चैम्बर में पहुंचे, जहां कभी मजदूर काम करते थे। वहां की छत ऊंची थी और कोयले की गंध और तीव्र थी। हमने वहीं थोड़ी देर रुकने का सोचा। तभी सुनाई दी एक हल्की पर बहुत गहरी आवाज, रोने की आवाज, एक बच्ची की। वो आवाज धीरे धीरे पास आने लगी, पहले सुरंग के अंदर से, फिर हमारे बिल्कुल करीब। वह रोना ऐसा था जैसे किसी ने बहुत देर तक चुप रहकर अब आंसू बहाने शुरू किए हों। विशाल ने कहा, यह कोई इंसान नहीं हो सकता। करण ने कैमरा उस तरफ घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। सुरंग के अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, लेकिन हवा ठंडी हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें तेज हो रही हैं। करण फुसफुसाया, अगर ये असली है तो ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग होगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। पागल है क्या? ये खेल नहीं है। लेकिन वो आगे बढ़ गया। रोने की आवाज अचानक रुक गई। अगले ही पल वही आवाज एक अजीब हंसी में बदल गई, मीठी पर भयानक। ऐसी हंसी जो किसी बच्चे की नहीं, किसी शैतान की थी। वो दीवारों से टकराकर हर तरफ फैल गई। हमें लगा जैसे पूरी खदान हमारे साथ हंस रही हो। विशाल ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी। मैंने झुककर उठाई और तभी देखा, दीवार पर कोयले की धूल में किसी ने लंबी पतली उंगली से खुरचा था। निशान 7 फीट ऊपर तक जा रहे थे और नीचे जमीन पर पड़ी थी एक पुरानी कपड़े की गुड़िया। उसका चेहरा काला, आंखें कोयले जितनी गहरी और शरीर पर धूल जमी हुई, जैसे किसी ने उसे हाल ही में छुआ हो। विशाल ने धीरे से कहा, सुनील, मैंने ये गुड़िया कहीं देखी है। उसकी आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, गुड़िया से एक चीख निकली, इतनी तीखी, इतनी दर्दनाक कि हमारा खून जम गया। मैंने टॉर्च हाथ से गिरा दी और हम तीनों भाग पड़े। पीछे से वही हवा चली, सड़ी हुई, भारी, मौत की गंध लिए हुए। ऐसा लगा जैसे पूरी खदान हमें बाहर नहीं और अंदर खींच रही हो। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन जब हम तीनों उस वक्त भागे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, बल्कि कोई अदृश्य हाथ हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। मैं सांस के लिए हाँफ रहा था और मेरे गले से बस टूटी फूटी आवाजें निकल रही थीं। वो चीख जो उस गुड़िया से निकली थी, उसने जैसे हमारे दिमाग में गूंज बनाकर घर कर लिया था। हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, बस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी लहराते हुए भाग रहे थे। मैं कसम खा सकता हूं भाई, उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारे बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन इंसान नहीं, कुछ बहुत भारी, कुछ ऐसा जो जमीन को हिला दे। मैं रुककर पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हमारे कदमों की आवाजों में अब किसी और के कदम भी जुड़ गए थे, धीमे, गीले और बहुत भारी। हम जैसे ही उस बड़े चैम्बर के मोड़ पर पहुंचे, करण ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसका कैमरा नीचे गिरा और जोर की आवाज आई। वो कांपते हुए बोला, सुनील, मुझे किसी ने धक्का मारा। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। विशाल ने करण को उठाया और हम उसे खींचते हुए एक पुराने पत्थर के सहारे बैठ गए। उसके हाथ कांप रहे थे और पसीने से उसका चेहरा चमक रहा था।
मैंने पूछा, तू ठीक है? वो बोला, सुनील, किसी ने मेरे कान में कहा, भागो मत। उसका चेहरा इतना डरा हुआ था कि मैंने पहली बार करण को उस हालत में देखा। वो जो हमेशा कैमरे के पीछे निडर बनता था, अब किसी छोटे बच्चे की तरह सिसक रहा था। तभी दूर सुरंग के अंधेरे में कुछ हलचल हुई। टॉर्च की रोशनी वहां तक पहुंची ही नहीं, लेकिन उस अंधेरे के अंदर से हमें कुछ चमकती आंखें दिखी। 2 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारी, जैसे दीवार पर सैकड़ों आंखें हमें देख रही हों। करण ने कैमरा उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं चिल्लाया, मत रिकॉर्ड कर, बस भाग चलो। मगर विशाल बोला, नहीं, ये हमें डराकर छोड़ना नहीं चाहती, कुछ तो चाहती है ये खदान। उसकी आवाज गुस्से और डर के बीच थी। उसने एक पत्थर उठाकर अंधेरे में फेंका। पत्थर गिरते ही वही हंसी फिर गूंजी, वही मीठी, मगर इस बार ज्यादा भयानक। वो हंसी धीरे धीरे पास आने लगी। मैं समझ गया था, हमें अब तुरंत निकलना होगा, वरना हम तीनों भी उस खदान के हिस्से बन जाएंगे। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और बाहर निकलने की दिशा में भागने लगे। लेकिन अंधेरे में रास्ते जैसे बदल चुके थे। जहां पहले मोड़ था, अब दीवार थी। जहां सुरंग थी, वहां अब सिर्फ कोयला और पत्थरों का ढेर। ऐसा लग रहा था जैसे खदान खुद जिंदा होकर हमें अंदर बंद कर रही हो। करण ने चिल्लाते हुए कहा, जीपीएस ऑन करो। लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था, सिर्फ एक ठंडी नीली स्क्रीन जिसमें समय रुका हुआ लग रहा था। 2:17 सुबह। तभी अचानक पीछे से किसी बच्चे के कदमों की आवाज आई, बहुत धीमी पर एकदम साफ, टक टक टक। मैं मुड़ा और भाई, मैं कसम खाता हूं, मैंने उस वक्त जो देखा उसे कोई नहीं मानेगा। वहां एक छोटी सी परछाई थी, 7 या 8 साल की बच्ची की। वो सुरंग के बीच खड़ी थी। उसके बाल गीले लग रहे थे और उसकी आंखें अंधेरे से भी गहरी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस देख रही थी। करण ने कैमरा उठाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। उसने रिकॉर्ड बटन दबाया और उसी पल कैमरा बंद हो गया। उसने फिर ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा जैसे किसी ने भीतर से पकड़ लिया हो। कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं बोला, मत देखो उसकी तरफ, नीचे देखो। लेकिन विशाल ने कहा, ये वही है, वही बच्ची जिसकी गुड़िया थी। जैसे ही उसने ये कहा, बच्ची ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके होंठ धीरे धीरे हिले। उसने बहुत धीमे से कहा, पापा। बस यही एक शब्द। उस शब्द में इतना दर्द था कि मेरी आंखें नम हो गईं। लेकिन अगले ही पल वो बच्ची धीरे धीरे पीछे जाने लगी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में खिसक रही थी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। पीछे बस वही सड़ी हुई गंध रह गई, जैसे गीले कोयले में किसी का खून मिला हो। करण घुटनों के बल गिर गया। ये बच्ची हमें छोड़ नहीं रही, ये कुछ चाहती है। तभी दीवार से एक आवाज आई, जैसे कोई भीतर से खुरच रहा हो, खुर्र खुर्र। मैं और विशाल धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। दीवार की सतह पर ताजे निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने उंगलियों से कोयले को खुरच कर शब्द लिखे हों। और भाई, उन शब्दों में लिखा था, गुड़िया वापस दो। मेरा दिल धक से रह गया। वो गुड़िया अभी विशाल के बैग में थी। मैंने तुरंत कहा, इसे यहीं छोड़ दो, यही चाहती है वो। लेकिन विशाल ने सिर हिलाया, नहीं, इसे बाहर ले जाना होगा, इसके पिता की आत्मा फंसी हुई है। मैं बोला, तू पागल है क्या? ये खदान किसी की आत्मा की नहीं, किसी अभिशाप की है। लेकिन उसने बात नहीं मानी। उसने बैग खोला और गुड़िया निकाली। जैसे ही गुड़िया बाहर आई, खदान की हवा का रंग बदल गया। हाँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हवा का रंग, पहले वो बस काली थी, अब लाल भूरी होने लगी। दीवारें धड़कने लगी, जैसे उनके अंदर कोई सांस ले रहा हो। करण ने कैमरा फिर ऑन करने की कोशिश की और इस बार कैमरा चल गया। लेकिन उसमें जो दिखा, उसने हम तीनों को सुन्न कर दिया। स्क्रीन पर सिर्फ हमारा चेहरा नहीं था, हमारे पीछे वही बच्ची खड़ी थी, पर कैमरे में दिख रही बच्ची की आंखों से खून बह रहा था। करण ने डर के मारे कैमरा फेंक दिया और चिल्लाया, भागो! हम भागे, लेकिन इस बार हवा में भी आवाजें थीं। कोई फुसफुसा रहा था, रुको, गुड़िया मेरी है। यह आवाज किसी आदमी की थी, किसी बूढ़े की, जैसे किसी मजदूर की टूटी हुई आत्मा बोल रही हो। हर तरफ से कोयले की धूल उड़ रही थी और सुरंग की दीवारें हमारे चारों ओर बंद होती जा रही थी। मैंने विशाल का हाथ पकड़ा, लेकिन उसने खुद को छुड़ाया और बोला, नहीं सुनील, मैं इसे बाहर लेकर जाऊंगा, तभी ये रुकेगी। और फिर वो दौड़ पड़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी बस कुछ सेकंड तक दिखी,
फिर अंधेरे ने उसे निगल लिया। मैं और कर्ण पीछे रह गए। मैंने चिल्लाया, विशाल रुक, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस अंधेरे से वही आवाज आई, वो हंसी, वो नरम, मासूम मगर घृणित हंसी। मैं कर्ण की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसकी सारी आत्मा निकाल ली हो। उसने फुसफुसाकर कहा, वो अब उसे नहीं छोड़ेगी। और फिर हम दोनों उस सुरंग के बाहर की तरफ भागने लगे जहां से अंदर आए थे। लेकिन रास्ता बदल चुका था। जहां दीवार नहीं थी वहां अब मोटी कोयले की चट्टानें थीं। मैंने आखिरी बार मुड़कर देखा और भाई, मैं कसम खा के कहता हूं, वो बच्ची फिर दिखी। इस बार दूर नहीं, बिल्कुल पास। उसकी आंखें मेरे बराबर थीं, लेकिन उसका चेहरा आधा कोयले में सना था, आधा सड़ा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम देर से आए। और फिर वो गायब हो गई। टीबी की तुम। मैं नहीं जानता भाई कि उस वक्त हम जिंदा कैसे बचे। जब विशाल अंधेरे में गुम हुआ, उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई थी। कर्ण की हालत और भी बुरी थी। उसका चेहरा राख जैसा सफेद हो गया था। आंखें किसी बेमकसद डर में डूबी थीं। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन अब हर सुरंग एक जैसी लग रही थी। कोयले की दीवारें, नमी और कहीं कहीं से रिसता हुआ पानी जो जैसे खून की तरह लाल दिख रहा था। कर्ण बड़बड़ाने लगा, हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो हमें नहीं जाने देगी। मैं उसे झकझोर कर बोला, सुन, हिम्मत रख, विशाल को ढूंढना होगा। अगर वो जिंदा है तो हम सब निकल सकते हैं। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में यकीन नहीं था। मैंने टॉर्च ऑन रखी और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक हवा का रुख बदल गया। हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी भट्टी से आती हो, और उसमें एक अजीब सी गंध थी, जलते बालों जैसी। मैंने अपनी जैकेट से मुंह ढक लिया। तभी दूर कहीं से कराहने की आवाज आई, मदद। मैं ठिठक गया। कर्ण बोला, वो विशाल है। हमने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा, बस गीली मिट्टी और कोयले का ढेर। आवाज फिर आई, इस बार साफ, जैसे बहुत पास से, सुनील। कर्ण। उस आवाज में दर्द था, लेकिन कुछ अजीब भी था, जैसे वो हमारी पहचान का इस्तेमाल कर रही हो। कर्ण आगे बढ़ा, वो वही है, चलो जल्दी। मैं बोला, रुक, पहले सोच तो, अगर वो विशाल नहीं हुआ तो। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और टॉर्च लेकर आगे बढ़ गया। मैं उसके पीछे भागा, पर जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचे, कर्ण अचानक गायब हो गया। हाँ भाई, सच में, जैसे किसी ने उसे पल भर में निगल लिया हो। बस उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। मैं हक्का बक्का रह गया। कर्ण, ओए कर्ण, कोई जवाब नहीं। मैंने टॉर्च उठाई और देखा कि दीवार पर किसी ने कुछ लिखा था। कोयले से नहीं, खून से लिखा था, 2 गए, 1 बाकी। उस वक्त मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास का माहौल बदलने लगा है। दीवारें पहले से ज्यादा गीली थीं और उनमें से जैसे सांसें निकल रही थीं। कहीं से बच्चे की हंसी सुनाई दी, फिर किसी और की कराह। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर से कहा, कौन है वहां? क्या चाहिए तुम्हें? और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं मुड़ा और सामने विशाल था, लेकिन उसका चेहरा, भाई, वो चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। उसका एक हिस्सा जैसे जल चुका था, बाल झुलसे हुए, आंखें लाल और सूजी हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, इसे बाहर ले जाना होगा। उसके हाथ में वही गुड़िया थी, लेकिन अब वो गुड़िया पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा टूटा हुआ था और उसकी आंखों की जगह 2 छोटे लाल पत्थर जड़े थे जो चमक रहे थे। मैंने एक कदम पीछे लिया। विशाल, तू ठीक है ना? उसने बस सिर झुकाया। मैं ठीक हूं, लेकिन कर्ण। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया। मैं देखता हूं तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार में कर्ण का चेहरा उभरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे पत्थर में ढंसा दिया हो। उसकी आंखें खुली थीं, मुंह से मिट्टी और कोयला बह रहा था। मैं चीख पड़ा, हे भगवान! लेकिन विशाल बोला, चुप रह, वो सुन लेगी। मैं कांपते हुए बोला, कौन? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो जो इस खदान में मरी थी और जो अब इस गुड़िया में है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बक रहा है। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने कहा, सालों पहले यहां एक मजदूर की बेटी खेलते खेलते इसी खदान में गिर गई थी। उसके पिता ने पूरी रात उसे ढूंढा, लेकिन सिर्फ उसकी गुड़िया मिली।
अगले दिन उस पिता ने खुद को इसी खदान में दफना दिया। तब से यह जगह बंद कर दी गई थी। मैंने पूछा, तो अब? विशाल बोला, अब वो बच्ची अपनी गुड़िया चाहती है और जो इसे लेकर बाहर जाने की कोशिश करेगा वो मरेगा। मैं घबरा गया। तो तू इसे क्यों पकड़े है? उसने मुस्कुराया, क्योंकि अब ये मेरी नहीं, मेरी आत्मा की कीमत है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले कि उसके पीछे की दीवार अचानक हिलने लगी। कोयले के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे और एक दरार सी खुली। उस दरार से वही बच्ची निकली, लेकिन अब वो बच्ची नहीं लग रही थी। उसका चेहरा आधा इंसान आधा राख बन चुका था। बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें दो लाल गोलों की तरह जल रही थीं। वो विशाल के सामने आकर रुकी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और बोली, मुझे मेरी गुड़िया दे दो। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि कुछ पल के लिए लगा जैसे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी विशाल ने गुड़िया उसकी ओर बढ़ाई और जैसे ही बच्ची ने उसे छुआ, खदान की पूरी जमीन हिलने लगी। मेरे कानों में भयानक चीखें गूंजने लगी। दीवारों से धुआं उठने लगा जैसे कोयले में किसी ने आग लगा दी हो। मैं चिल्लाया, भागो विशाल! लेकिन उसने वहीं खड़े होकर कहा, अब देर हो चुकी है। और अगले ही पल वो और वो बच्ची दोनों उस धुएं में समा गए। बस गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी। अब वो पूरी काली हो चुकी थी। मैं दौड़कर वहां पहुंचा और गुड़िया उठाई, लेकिन वो इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। मैंने चारों तरफ देखा। हर दीवार पर अब वही चेहरा उभर आया था जो करण का था। उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे कह रही हों, अब तेरी बारी है। मैं पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन खदान अब मेरे चारों ओर बंद होने लगी। रास्ता जहां से आया था वो अब कोयले के ढेर में बदल चुका था। मेरी टॉर्च बुझ गई और बस अंधेरा रह गया। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद, अब तुम मेरी कहानी हो। मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन को छू रहा हो। बहुत ठंडा, बहुत गीला स्पर्श। मैंने जोर से चीख मारी और दौड़ पड़ा। मुझे नहीं पता मैं कैसे भागा, बस भागता गया। और फिर अचानक मेरे सामने एक रोशनी दिखी, बहुत हल्की पर उम्मीद जैसी। मैं उसी की तरफ भागा और जब बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी और मैं वहीं गिर पड़ा। पुलिस वालों ने मुझे बाद में वहां पाया। उन्होंने कहा, तुम अकेले थे, कोई और नहीं मिला। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ करण और विशाल थे, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर देखा, वहां कुछ नहीं था। न कोई कैमरा, न बैग, न इंसान। बस दीवार पर खून से लिखा एक शब्द मिला, धन्यवाद। मैं जानता हूं भाई, जब मैं उस खदान से बाहर निकला तो मैं इंसान नहीं रहा था। मेरा शरीर जरूर जिंदा था, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। उस दिन के बाद से मैं हर रात चीखते हुए उठता था। मुझे वो आवाज सुनाई देती थी, वही बच्ची की जो कहती थी, तुम मेरी कहानी हो। पहले तो मैंने सोचा शायद डर का असर है, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। जब मैं अस्पताल में भर्ती था, हर रात मेरे कमरे की लाइट अपने आप बुझ जाती थी। नर्स कहती, कुछ नहीं, बिजली की गड़बड़ी है। लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही है। मैं देख सकता था उस परछाई को जो दीवार पर रेंगती थी। वो कभी छत तक जाती, कभी मेरे बेड के पास आकर रुक जाती। मैं चीखना चाहता, पर आवाज निकलती नहीं थी। 5 दिन बाद जब डॉक्टर ने कहा कि मैं अब ठीक हूं, तो मैं घर आ गया। लेकिन भाई, घर लौटने के बाद तो डर ने जैसे नया रूप ले लिया। पहले पहल सब ठीक लगा, लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर उसी खदान में खड़ा कर दिया। मैं कमरे में सो रहा था कि अचानक मेरे कान में किसी बच्चे की हंसी गूंजी, वही हंसी जो मैंने उस रात सुनी थी। मैंने आंखें खोली तो देखा कमरे के कोने में वही गुड़िया रखी थी, वही काली जली हुई गुड़िया जो मैंने खदान में उठाई थी। मैं कांप गया। मैंने तो उसे पुलिस वालों को दे दी थी, फिर ये यहां कैसे आई? मैंने झट से उठकर उसे फेंकना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, गुड़िया की आंखें चमक उठी। हाँ भाई, उस काली गुड़िया की आंखों में लाल रोशनी थी। कमरे की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे सांस ले रही हूं। मैंने घबराकर खिड़की खोली और उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही नीचे झांका, गुड़िया वहां नहीं थी। वो फिर मेरे बेड पर रखी थी, मेरी तरफ मुंह किए, जैसे मुस्कुरा रही हो। मैं चिल्लाया, क्या चाहिए तुम्हें? तभी वो आवाज आई, वही मासूम ठंडी आवाज, तूने उसे नहीं बचाया। मैं पसीने में डूब गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कौन कह रही है। क्या वो अपने पिता को, या विशाल को, या करण को? अगले दिन मैंने सब कुछ छोड़कर शहर से निकलने का फैसला किया। मैंने बस पकड़ी
और उरई स्टेशन की तरफ चल दिया। लेकिन सफर के बीच में फिर वो हुआ जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। बस सुनसान रास्ते से जा रही थी। रात के करीब 10:30 बजे होंगे। मैं खिड़की के पास बैठा था, आंखें बंद थीं, लेकिन तभी बस अचानक झटके से रुकी। ड्राइवर बोला, सामने कोई बच्ची खड़ी है। मैं चौंक कर उठा। मैंने बाहर झांका और भाई मैं फिर जम गया। वो वही थी, वही बच्ची, वही चेहरा, वही गीले बाल। वो सड़क के बीच में खड़ी थी और हाथ में वही गुड़िया थी। बस में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। ड्राइवर बोला, साहब उतरिए, लगता है कोई अनाथ बच्ची है। मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, गाड़ी मत रोको। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, बस रुक गई। बच्ची धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सारे यात्री सिहर उठे। बच्ची बस के दरवाजे पर रुक गई। उसने ऊपर देखा, सीधा मेरी तरफ, और मुस्कुराई। मैं वहीं जड़ हो गया। ड्राइवर बोला, बिटिया कहाँ जाना है? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से अपनी गुड़िया आगे बढ़ाई और कहा, इसे रख लो। ड्राइवर ने हिचकते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसके शरीर में झटका लगा। उसने एक भयानक चीख मारी और बस का स्टीयरिंग पकड़कर पीछे गिर गया। उसकी आंखें उलट गईं और उसके मुंह से कोयले जैसी काली धूल निकलने लगी। पूरी बस में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्ची बस में चढ़ी और हर कदम के साथ बस की लाइटें झिलमिलाने लगी। मैं पीछे हटता गया, लेकिन वो सीधी मेरी तरफ आ रही थी। उसने फिर वहीं कहा, तूने उसे नहीं बचाया, और फिर अचानक गायब हो गई। बस की सारी लाइटें बुझ गईं। कुछ सेकंड के बाद जब रोशनी लौटी तो बस खाली थी। सारे यात्री गायब थे। बस सिर्फ मैं था और ड्राइवर की लाश स्टीयरिंग पर झुकी हुई थी। मेरे हाथ में कुछ था, वही गुड़िया। मुझे नहीं पता वो मेरे हाथ में कैसे आई, लेकिन अब वो ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी, जैसे जिंदा। मैं पागलों की तरह बस से उतरा और सड़क पर भागा। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर एक पुराना बोर्ड दिखा, शक्ति खदान, प्रवेश निषेध। वही खदान, भाई, वही अभिशप्त जगह जहां से मैं भाग कर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब एक चक्कर है जिससे निकलना नामुमकिन है। मैंने गुड़िया जमीन पर फेंकी और जोर से कहा, ले जा इसे, छोड़ दे मुझे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस हवा का झोंका चला और पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, करण और विशाल दोनों खड़े थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें कोयले की तरह काली, और दोनों मुस्कुरा रहे थे। करण बोला, कहाँ था ना, कोई नहीं बचता। मैंने पीछे हटते हुए कहा, तुम दोनों मर चुके हो। विशाल बोला, अब तू भी होगा हमारे साथ, ये जगह हमें नहीं छोड़ती। मैं दौड़ा, लेकिन उनके कदमों की आवाज मेरे पीछे बढ़ती गई। वो चलते नहीं थे, फिसलते थे, जैसे हवा में तैर रहे हों। मैंने पूरी ताकत लगाकर खदान के गेट की तरफ भागा। बाहर निकलने के ठीक पहले पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ठंडा, गीला और लोहे जैसा भारी। मैंने पूरी ताकत से झटका मारा और किसी तरह बाहर निकल आया। बाहर अंधेरा था, लेकिन खदान की गहराई से अब भी वही हंसी आ रही थी। मैं गिर पड़ा और मेरे हाथ में वो गुड़िया फिर थी। अब उसके चेहरे पर एक नया निशान था, मेरे नाम का। सुनील, मैं तुम्हें बताऊं भाई, वो रात मेरी जिंदगी का आखिरी सच थी। जब मैं खदान के गेट के बाहर गिरा पड़ा था तो मुझे लगा शायद सब खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, वो तो बस शुरुआत थी मेरे अंत की। मैं किसी तरह उठकर सड़क की तरफ चला। चारों ओर अंधेरा था, हवा में कोयले और सड़ी हुई मिट्टी की गंध भरी थी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था, जैसे वो भी जानता हो कि उस रात कुछ अपवित्र सांस ले रहा है। मेरे हाथ में अब भी वो गुड़िया थी। मैंने कई बार उसे फेंकने की कोशिश की, पर ऐसा लगता था जैसे वो मेरी हथेलियों से चिपक गई हो। मैं जितनी जोर से फेंकता, वो उतनी तेजी से मेरे पास लौट आती। कभी सड़क के किनारे गिरती, कभी मेरे पैरों के नीचे, कभी सीधे मेरी गोद में। मैं पागलों की तरह चिल्लाया, क्या चाहिए तुझे? तभी हवा में वही धीमी सी फुसफुसाहट तैर गई, कर्ज। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा मेरे गले के पास से गुजरी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन छू ली हो। मैं भागा, सड़क के किनारे बने पुराने मंदिर तक पहुंचा,
जहां सालों से कोई पूजा नहीं करता था। मैंने सोचा शायद वहां सुरक्षित रहूंगा। मंदिर की मूर्ति टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसके सामने गुड़िया फेंकी और कहा, ले जा इसे, मैं अब कुछ नहीं चाहता। जैसे ही मैंने ये कहा, मंदिर के अंदर की घंटियां अपने आप बजने लगी, हवा में राख के कण उड़ने लगे, और फिर वो हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मंदिर की दीवार पर छाया उभरी, पहले एक आदमी की, फिर एक बच्ची की। आदमी की छाया ने बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बच्ची की छाया गायब हो गई। मैंने समझा कि शायद वो मजदूर और उसकी बेटी की आत्माएं हैं, पर तभी उस आदमी की छाया मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों से खून जैसा काला धुआं बहने लगा। उसने कहा, तूने उसे नहीं बचाया, अब उसका दर्द तेरी रगों में बह रहा है। तभी मेरे सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने अंदर से मुझे फाड़ दिया हो। मैं गिर पड़ा, मेरी सांसें तेज होने लगी। तभी गुड़िया अपने आप उठी, जैसे किसी ने उसे अदृश्य हाथों से थाम लिया हो। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान थी। वो अब बच्ची की नहीं थी, वो किसी और की थी। मुझे लगा जैसे वो मेरे ही चेहरे की तरह लग रही हो। हाँ भाई, मैं अपनी ही परछाई उस गुड़िया में देख रहा था। तभी वो फुसफुसाई, अब तू मेरा है। उसके बाद मेरे सामने एक अंधेरी लहर फैली और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं झरिया के सरकारी अस्पताल में था। पुलिस मेरे पास बैठी थी। उन्होंने कहा कि मुझे सड़क के किनारे पड़ा पाया गया। मेरे पास कोई गुड़िया नहीं थी, लेकिन मेरी हथेलियों पर कोयले के धब्बे और किसी के छोटे हाथों के निशान थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने बस कहा, वो खदान, मत जाना वहां। लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। करण और विशाल की लाशें नहीं मिली, बस उनकी कैमरा रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें बस मेरी आवाज थी। उन्होंने कहा, भागो, लेकिन वीडियो में कोई और नहीं था, बस मैं अकेला। पुलिस ने मुझ पर ही शक किया कि मैंने कुछ किया है। उन्होंने कहा, कैसे मुमकिन है कि 3 लोग गए और सिर्फ तुम लौटे? मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो मैंने देखा था वो इंसान नहीं मान सकते। उन्होंने मुझे कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद से मेरी जिंदगी जैसे एक श्राप बन गई। रात में मैं जब भी सोता, मुझे खदान के अंदर की वही टप टप की आवाज सुनाई देती, जैसे पानी टपक रहा हो। लेकिन अब वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो किसी की चाल थी। मैं जहां भी जाता, कोई ना कोई परछाई मेरे पीछे चलती रहती। कभी मैं उसे आईने में देखता, कभी किसी बंद कमरे में। मैंने कई बार खुद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रोक देता। एक रात मैं बिस्तर पर लेटा था कि अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर वही बच्ची की हंसी आई। मैंने टॉर्च उठाई और दीवार की तरफ रोशनी डाली। वहां वही निशान था, कोयले की धूल में उकेरा गया एक हाथ का निशान। उसके नीचे कुछ लिखा था, अब तू खदान का हिस्सा है। मैं कांप गया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा पार किया, मैं किसी और जगह पर था। वो मेरा घर नहीं था। मैं फिर उसी खदान के अंदर था। वही गलियारे, वही टॉर्च की धुंधली रोशनी, वही नम हवा। मेरे कदम अपने आप उस जगह ले गए जहां वो गुड़िया पड़ी थी। वहां अब 3 परछाई थीं, करण, विशाल और मैं। करण बोला, तू बाहर नहीं गया, तू बस यही था। मैंने कहा, नहीं, मैं तो भाग गया था। विशाल हंसा, भागा? कोई यहां से भाग नहीं सकता। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे अब दीवार नहीं थी, बस अंधेरा था, जो धीरे धीरे मेरा नाम फुसफुसा रहा था, सुनील, सुनील। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज कहीं गुम हो गई। तभी वो बच्ची आई, वही जिसके लिए सब शुरू हुआ था। उसके हाथ में अब गुड़िया नहीं थी। उसने उसे मेरे सामने रखा और कहा, अब तू मेरी कहानी है। और फिर सब कुछ काला हो गया। जब आंखें खुली तो मैं फिर बाहर था। वही खदान का गेट, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार मेरे हाथ में कैमरा था और स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं जिंदा हूं या मरा हुआ। मैं खुद को रिकॉर्ड करता रहा। मैंने कहा, दोस्तों, ये है सुनील। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कृपया काली घाटी मत जाना। वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा तो इंसान नहीं रहा। कैमरे की लाइट झिलमिलाई, फिर बंद हो गई। मैं पीछे मुड़ा और खदान का गेट अपने आप बंद हो गया। लोहे की चेन खनक उठी, जैसे किसी ने अंदर से ताला लगा दिया हो। हवा भारी हो गई। दूर से वही हंसी आई, धीरे धीरे करीब आती हुई, जैसे वो बच्ची फिर लौट आई हो। और फिर अंधेरा सब कुछ निगल गया।
तो भाई, यही थी काली घाटी की आखिरी रात की सच्चाई। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या वहां सच में कुछ है, तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, हाँ, वो जिंदा है। और शायद जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, वो तुम्हारे पीछे खड़ी हो, सुनती हुई, हंसती हुई। तो दोस्तों, ये थी काली घाटी की खदान की वो रात जिसे हम आज तक भूल नहीं पाए। कहते हैं, कुछ कहानियां बस सुनी नहीं जाती, वो हमारी रूह पर हमेशा के लिए लिखी जाती हैं। अगर आप आज भी अकेले बैठे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको भी वो फुसफुसाहट सुनाई दे जो हमें उस रात सुनाई दी थी। क्योंकि कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नई आत्मा का इंतजार करती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो, अगर आपकी सांसें भी एक पल को थम गई हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस रात का कौन सा पल सबसे ज्यादा डरावना लगा। और हाँ, अगर आप भी ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और आत्मा से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गुमनाम नाइट पर हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो नींद नहीं, खामोशी छोड़ जाती हैं। एक बच्ची की हंसी और दूर से आती फुसफुसाहट। फिर आओगे? तो दोस्तों, मैं सुनील आज के लिए बस इतना ही कहूंगा। हम फिर मिलेंगे किसी और अंधेरी रात में, किसी और अनकही सच्चाई के साथ। अगर जिंदगी रही तो मिलते हैं फिर एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और याद रखना, डर बस एक एहसास नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।